जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। अपनी पिछले वीडियो में अपने केस हिस्ट्री के 15 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। जिस अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब तक हमने चाइल्ड साइकोलॉजी के 3 वीडियो कवर किए हैं। फर्स्ट वीडियो, सेकंड वीडियो और थर्ड वीडियो। तीनों वीडियो में हमने चाइल्ड साइकोलॉजी का जो सीटेट का जो सिलेबस है, मेनली सीटेट का जो सिलेबस है, तो उसमें जो हमने अभी तक हमने जो 3 वीडियो कवर किए हैं, उसमें हमने केस स्टडी बेस से सारे क्वेश्चन कवर किए हैं, केस स्टडी बेस के। ठीक है। चाहे वो एमआरएस का एग्जाम हो, आपका केवीएस का हो, एनवीएस का हो, है ना। केवीएस, एनवीएस है, ईएमआरएस है, तो वहाँ सारी जगह आपको कहीं कहीं ना कहीं केस स्टडी के कुछ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। चाइल्ड साइकोलॉजी क्वेश्चन रहते हैं, सीडीबी क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है। और पैडागोजी के जो सब्जेक्ट पैडागोजी होते हैं उसके क्वेश्चन रहते हैं। तो उन सबको समझने के लिए हमने एक अपनी मुहिम, एक सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हम जो हमारा सीटेट का पैटर्न है, मेनली हम सीटेट पैटर्न को ध्यान में रख के आगे बढ़ रहे हैं। और इसके साथ ही हमारा जो यूजीसी नेट का जो एग्जाम होता है, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड, उसको भी हम अपने चैनल पर कवर करवाते हैं। और उसके साथ ही हम कुछ शॉर्ट्स भी अपलोड करते रहते हैं, जो हमारे जीके से रिलेटेड होते हैं, जीके जीएस वगैरह से। जैसे कभी मैथ्स, कभी साइंस, कभी फिजिक्स के कुछ टॉपिक्स, या हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स के कुछ टॉपिक्स आते हैं। ठीक है, ताकि हम उसको बेहतर ढंग से आपको समझा सकें। ठीक है। तो अपनी पिछली वीडियो में हमने चाइल्ड साइकोलॉजी के क्वेश्चन कवर किए थे, और आज हम इसके जो बाकी क्वेश्चन बचे हुए हैं, 15 क्वेश्चन। ठीक है। तो 15 क्वेश्चन हमने कल कवर किए थे पिछली वीडियो में, और 15 क्वेश्चन हम आज कवर कर रहे हैं। ठीक है। तो जिस किसी ने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे हम, तो आप वहाँ से जाकर उसको चेकआउट कर सकते हैं। ठीक। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये है। तो आप इसको कल जो हमने कहा था कि ऑप्शन को एलिमिनेट करके आप अपने क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, और आज आप वैसे ही उसी तरीके से क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, कि ताकि आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने की भी ट्रिक पता चलती रहे। ठीक है। एक पैटर्न आपको, मतलब आपके बिहेवियर में ऑप्शन को एलिमिनेट करने की आदत बन जाए। ठीक। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये है। अ चाइल्ड अवॉइड्स रॉन्ग डूइंग बिकॉज ही फियर्स पनिशमेंट फ्रॉम अथॉरिटी फिगर्स। इसका मतलब हिंदी में ये है, बच्चा गलत काम इसलिए नहीं करता क्योंकि उसे सजा का डर है। बच्चा गलत काम इसलिए नहीं करता क्योंकि उसे सजा का डर है। तो कोलबर्ग के अनुसार यह कौन से लेवल का क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, कौन से लेवल का कोलबर्ग के अनुसार यह कौन से स्तर है। पहला प्री कन्वेंशनल लेवल, सेकेंड है कन्वेंशनल लेवल, थर्ड है आपका पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, और फिर फोर्थ है आपका यूनिवर्सल एथिकल लेवल। ठीक है। तो आपने अगर किसी ने कोलबर्ग की थ्योरी पढ़ी तो उसके लिए क्वेश्चन बहुत ईजी है। तो कोलबर्ग की जो थ्योरी है उसमें बताइए आपको कितने स्टेज उसमें बात की, किसने कितने स्टेज के ऊपर उसने बात की है। ठीक है। तो जो कोलबर्ग की थ्योरी है उसमें उसने 3 स्टेज के ऊपर बात की है। एक उसका प्री कन्वेंशनल लेवल है ना, दूसरा उसका कन्वेंशनल लेवल, थर्ड उसका पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। ठीक है। तो जो फर्स्ट कन्वेंशनल लेवल है उसमें जो एज होती है बच्चे की, वो होती है 4 से 10 वर्ष की बच्चे। ठीक है। एज ग्रुप के जो 4 से 10 साल के जो बच्चे होते हैं, उनकी उनकी उनके लिए कौन सा लेवल बताया कोलबर्ग ने, उनके लिए बताया उसने प्री कन्वेंशनल लेवल। ठीक है। और जो कन्वेंशनल लेवल है उसमें जो एज है उनकी, वो है 10 से 13 एज की। 10 से 13 साल के जो बच्चे होते हैं उनकी वो एज के बारे में बात कहाँ पे की है, कन्वेंशनल लेवल पे। ठीक है। और जो नेक्स्ट है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, वो बात है उसकी किशोर अवस्था की बात की है, यानी आफ्टर एडोलसेंस। ठीक है, यानी 13+ हम कह सकते हैं। ठीक है, आफ्टर एडोलसेंस के ऊपर की बात की है। ठीक है। तो ये तो उसके मेन जो 3 पॉइंट है वो तो ये थे कि प्री कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल और कन्वेंशनल। ठीक है। इसके अंदर हर एक लेवल पर उसने 2-2 स्टेज बताई है। पहला स्टेज किस चीज का था प्री कन्वेंशनल लेवल के अंदर जो पहला स्टेज था उसका, वो था पनिशमेंट एंड ओबीडियंस का। किस चीज का था, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। किस चीज का, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, ओबीडियंस, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। ठीक है। इसको कहते हैं दंड और आज्ञाकारिता। ठीक है, ये इसी के अंदर है, ये फर्स्ट के अंदर ही, कि हर एक स्टेज, हर एक लेवल के अंदर, हर एक लेवल के अंदर 2-2 स्टेज बताई थी उसने। ठीक है, 2-2 स्टेज बताई थी। तो जो पहला लेवल था प्री कन्वेंशनल लेवल, उसके अंदर 2 स्टेज में से पहली स्टेज कौन सी है, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। ठीक। सेकंड है इसमें इंडिविजुअलिज्म, इसको हिंदी में कहते हैं, या इंग्लिश में इसको इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। ठीक है, व्यक्तिगत लाभ, यानी जहाँ पर कोई बच्चा या कोई व्यक्ति क्या होता है, अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए कार्य करता है। व्यक्तिगत लाभ। ठीक है, व्यक्तिगत लाभ, इसको कहते हैं इंडिविजुअलिज्म। इसको मैं लिख देता हूँ, जुबान लड़खड़ा है ना आजकल। इंडिविजुअलिज्म, इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, एंड एक्सचेंज। ठीक है, तो इसके 2 स्टेज है। उसके बाद जो कन्वेंशनल लेवल है उसके अंदर भी 2 स्टेज हैं। पहली स्टेज कौन सी इसमें, गुड बॉय एंड बैड बॉय की, गुड बॉय एंड बैड गर्ल की। ठीक है, सॉरी, गुड गर्ल, गुड बॉय
एंड गुड गलती, ये पहले स्टेज है इसके अंदर। और सेकंड कौन सी है, लॉ एंड ऑर्डर, सेकंड कौन सी है, लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है। तो ये तो कन्वेंशन लेवल के अंदर की होगी। लास्ट जो इसमें स्टेज बताई थी, जो लेवल था अपना पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, उसमें भी दो स्टेज हैं। पहला है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और सेकंड था इसमें यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, ठीक है। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को मैं एक बार बता दे रहा हूँ, जो पूर्व परंपरागत स्तर था उसके अंदर दो स्टेज थी। पहली थी दंड और आज्ञाकारिता और दूसरी थी व्यक्तिगत लाभ, ठीक है। परंपरागत स्तर के अंदर भी दो स्टेज थी, अच्छा लड़का अच्छी लड़की और कानून और व्यवस्था, ठीक। और जो तीसरी स्टेज थी उत्तर परंपरागत स्तर, उसके अंदर भी दो स्टेज थी, एक सामाजिक अनुबंध और दूसरा सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। यानी लेवल कितने थे कोलबर्ग की थ्योरी में, लेवल टोटल तीन लेवल थे, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल। फर्स्ट लेवल था पूर्व सम्मेलन स्तर, पूर्व परंपरागत, उसके बाद परंपरागत और फिर उत्तर परंपरागत, ठीक है। और हर एक लेवल के अंदर दो दो स्टेज थी, हर एक लेवल के अंदर क्या थी, दो दो स्टेज थी, ठीक है। तो जो क्वेश्चन है हमारे पास उसमें ये पूछा गया है कि बच्चा गलत काम इसलिए नहीं करता क्योंकि उसे सजा का डर है, बच्चा गलत काम इसलिए नहीं करता क्योंकि उसे सजा का डर है, ठीक है। यहाँ पर उसको क्या सजा का डर है इसलिए वो काम नहीं कर रहा है। तो ये देखो, ये जो बात हो रही है सजा का डर इसलिए वो क्या काम कर रहे हैं, सजा का डर है ना, सजा का डर इसलिए वो क्या इसलिए वो काम नहीं करता। तो ये कौन से लेवल के कौन से स्टेज में, तो ये बेटा आपका ऑप्शन है पूर्व परंपरागत स्तर के अंदर की बात है, ठीक है। कोलबर्ग के अनुसार किस में आती है, या आती है आपके पूर्व परंपरागत स्तर में। और पूर्व परंपरागत स्तर में भी कहाँ पे, पनिशमेंट एंड ऑबिडियंस के अंदर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, ठीक। तो कोलबर्ग की थ्योरी में आपको इतने सारे पॉइंट याद रखने हैं, ठीक है। आपको उसकी एज याद रखनी है, ठीक है, कितने लेवल थे वो याद रखने हैं, और कौन कौन सी स्टेज है, और कौन कौन सी स्टेज के अंदर उसने कौन कौन सी बातें की, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इसमें कह रहा है कि अ चाइल्ड फर्स्ट लर्न टू कंट्रोल लार्ज मसल्स, ठीक है, पहले क्या सीखता है, लर्न टू कंट्रोल लार्ज मसल्स एंड लेटर डेवलप फाइन मोटर स्किल लाइक राइटिंग, ठीक है। पहले वो क्या करता है, लार्ज मसल्स को बिल्डअप करता है, लर्न उनको चलाना सीखता है, और उसके बाद क्या सीखता है, वो राइटिंग सीखता है, ठीक है। बच्चा पहले बड़े अंगों को नियंत्रित करके करना सीखता है, और फिर सूक्ष्म कौशल जैसे लिखना सीखता है, सूक्ष्म कौशल जैसे लिखना सीखता है, ठीक है, सूक्ष्म कौशल जैसे उसको लिखना सीखता है। तो आप लोग ये भी याद रखना कि जो फाइन मोटर स्किल होती है, फाइन मोटर स्किल जो होती है जैसे लिखना चलना, ठीक है, कुछ चीज जैसे टाइपिंग हो गया आपकी, ठीक है। दिस रिफ्लेक्ट विच प्रिंसिपल, जो कि सिद्धांत को दर्शाता है, सामान्य से विशिष्ट विकास, विशिष्ट से सामान्य विकास, अनियमित विकास या स्थिर विकास, ठीक है। डेवलपमेंट फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, ये है आपका जनरल टू स्पेसिफिक, ठीक है। उसके बाद है आपका स्पेसिफिक जनरल, रैंडम डेवलपमेंट या फिर स्थिर विकास। तो बताइए कौन सा इसका ऑप्शन करेक्ट है। ध्यान से देना कि पहले वो क्या कर रहा है, बड़े अंगों को नियंत्रित कर रहा है, पहले वो बड़े अंगों को नियंत्रित करना सीख रहा है, उसके बाद वो लिखना सीख रहा है ना। यानी पहले उसको अपना हाथ चलाना आ चुका है, उसके बाद क्या करना है, वो अपना क्या कर रहा है, फिर उसको राइटिंग राइटिंग अपनी अच्छी कर रहा है, ठीक। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, इसमें ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो उसमें क्या हो रहा है कि सामान्य से विशिष्ट विकास, यानी पहले देखो, अगर मैं किसी कोई अगर मैं अगर आपको कोई इंसान दिखाऊं, तो आपको उसका हाथ दिखेगा, पाँव दिखेगा, नाक दिखेगी, ये सब दिखेगा, ठीक है। तो ये जो मेन एरिया होता है ना, जो बड़े बड़े चीजें होती है, हाथ बड़ा एरिया है, ठीक है। और हाथ के अंदर क्या यूज होगा, वो जब लिखेगा लिखेगा क्या, मतलब फाइन मोटर स्किल जब डेवलप करेगा, तो वहाँ पे किसका यूज करेगा, देखो पूरे हाथ का यूज तो करेगा नहीं, वो किसका यूज करेगा, खाली अपनी फिंगर्स का यूज करेगा, ठीक है। तो फिंगर से वो कहते हैं कि जनरल टू स्पेसिफिक, यानी जब हम जैसे मैंने आपको कोई पेड़ दिखाया तो आपको पेड़ दिखेगा, लेकिन ये बात होगी क्या, जनरल, ये बात होगी क्या, जनरल, ये सामान्य से बात होगी कि आपको क्या दिखा, पेड़ दिखा। स्पेसिफिक बात क्या होगी कि इसमें आपको मैं उसके रूट से दिखाऊं, जड़ें दिखाऊं, है ना, स्टीम स्टीम से दिखाऊं, पत्ते से तने दिखाऊं, पत्ते दिखाऊं, फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा हूं, है ना। तो ये वो स्पेसिफिक चीजें हो जाती है। तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, पहले बड़े अंगों को नियंत्रित करना सीख रहा है, पहले उसने अपने हाथ का इस्तेमाल करना सीख लिया ना, जैसे बच्चा पहले शुरू में गुलाटियां मारता है, लुढ़कता है वगैरह, है ना। तो वो क्या है, वो बड़े अंगों को नियंत्रित करना सीख रहा है, धीरे धीरे वो चलना सीखता है, जो उसके पाँव एकदम डेवलप हो जाते हैं ना। तो उसे वो कहते हैं फाइन मोटर स्किल, जब वो चलना सीखता है। फिर लिखना पढ़ना चलना दौड़ना ये सब किस में आती है, आपकी ये फाइन मोटर स्किल में आ जाते हैं, ठीक है। तो जो क्वेश्चन था इसमें, फिर ऑफ कर देते हैं। ये जो क्वेश्चन था, ये जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि बच्चा पहले बड़े अंगों को नियंत्रित करना सीखता है और फिर सूक्ष्म कौशल जैसे लिखना सीखता है। तो पहले उसने लार्ज मसल्स को यूज किया और उसके बाद में फाइन मोटर स्किल, यानी ये हो गया जनरल टू स्पेसिफिक, जनरल टू स्पेसिफिक, ठीक है। जनरल टू स्पेसिफिक यानी सामान्य से विशिष्ट विकास, है ना। पहले वो क्या डेवलप फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, पहले उन्होंने जनरल चीजें सीखी, उसके बाद उन्होंने स्पेसिफिक चीजों को यूज करना सीख लिया। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऐसे सीखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप चैनल वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं इसमें। अ टीचर एनकरेज स्टूडेंट टू एक्सप्लोर कॉन्सेप्ट थ्रू एक्सपेरिमेंट एंड रियल लाइफ एक्टिविटीज। शिक्षक क्या करता है, छात्रों को प्रयोग और वास्तविक जीवन गतिविधियों के माध्यम से सीखने के लिए प्रेरित करता है। देखो, प्रयोग करके सिखा रहा है वो, ठीक है, प्रयोग एक्सप्लोर करा रहा है, चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करा रहा है, और वास्तविक जीवन गतिविधियों से के बारे यानी रियल लाइफ एक्टिविटीज करा रहा है उनको। ठीक है, तो यह दृष्टिकोण दर्शाता है क्या, रटने वाला अधिगम, निष्क्रिय अधिगम, सक्रिय और अनुभवात्मक अधिगम, या अभ्यास आधारित अधिगम। ठीक है, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करा रहे हैं उनको, और क्या करा रहा है, एक्सप्लोर एक्सप्लोर करा रहा है उन चीज़ों को, किस चीज़ की, ताकि वो रियल लाइफ से उन चीज़ों को कनेक्ट कर सकें। ठीक है, इन्हें कोई टीचर अगर क्लास में पढ़ा रहा है तो उन चीज़ों को क्या कर रहा है, कोई टॉपिक अगर पढ़ा है तो उसमें उनको प्रैक्टिकल करवा रहा है। ठीक है, और रियल लाइफ एक्टिविटीज़ करा रहा है ताकि बच्चों को टॉपिक इजीली समझ में आ जाए। तो ये जो टॉपिक, ये जो अप्रोच है टीचर की, ये किस पे फोकस करती है। देखो, रोट लर्निंग होती है, नेगेटिव वर्ड है, सीटेट में से नेगेटिव वर्ड मानते हैं। कहीं भी अगर आपको ऑप्शन दिखे और जहाँ पे बात हो रही हो कि हमको कुछ सिखाना है तो वहाँ पे रोट लर्निंग क्या है, नेगेटिव वर्ड होता है, उसको कभी भी करेक्ट मत करना। ठीक है, पैसिव लर्निंग नहीं होती। देखो, पैसिव होगा स्टूडेंट, तो पैसिव रहेगा तो वो सीख नहीं पाएगा। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले स्टूडेंट को रेडीनेस होना चाहिए। एक हमने कल टॉपिक पढ़ा था रेडीनेस के बारे में, तो रेडी होना चाहिए स्टूडेंट को सबसे पहले। तो पैसिव नहीं होता, तो स्टूडेंट तो क्या होता है, एक्टिव होता है, एक्टिव लर्निंग होती है। क्लास में अगर एक्टिव लर्निंग होगी तभी आउटपुट अच्छा मिलता है किसी भी टॉपिक को पढ़ाना का। ठीक है, तो पैसिव लर्निंग नहीं होता है, रोड लर्निंग नहीं होता है। ऑप्शन ए एंड बी बोथ आर इनकरेक्ट। ड्रिल नहीं होता, ड्रिल प्रैक्टिस एक साल लिख देना, ड्रिल देखो इसमें भी देना कि अगर कहीं भी आपको ड्रिल दिखे, ड्रिल वर्ड दिखे तो वो नेगेटिव वर्ड है, लेकिन अगर कहीं प्रैक्टिस वर्ड दिखे आपको, प्रैक्टिस प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस वर्ड क्या है, इससे दोनों इतने अच्छे वर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी ड्रिल ज़्यादा नेगेटिव है और पॉजिटिव प्रैक्टिस थोड़ा पॉजिटिव वर्ड है। ठीक है, तो सी ना प्रैक्टिस को थोड़ा अच्छा मान लेते हैं, लेकिन जो ड्रिल वर्ड है उसको बिल्कुल ही गलत मानते हैं। तो कहीं पर आपको रोड लर्निंग दिखे, ड्रिल वर्ड दिखे, तो उसको बिल्कुल ही आप नेगलेक्ट कर देना, उसको बिल्कुल ही हटा देना, ऑप्शन को एलिमिनेट कर देना इन क्वेश्चन के हिसाब से। पैसिव लर्निंग भी बेकार वर्ड है। ठीक है, एक्टिव होता है, प्रैक्टिस होता है। देखो, एक एक्टिव वर्ड अच्छा है और थोड़ा प्रैक्टिस वर्ड अच्छा है। ठीक है, रोबोट की जगह यहाँ पे कंस्ट्रक्टिविज्म लिखा होता है, कंस्ट्रक्ट कंस्ट्रक्ट, यानी जहाँ पे स्टूडेंट क्या करता है, अपने आप से ही चीज़ों को सीखने की कोशिश करता है, अपने आप से ही कुछ नई चीज़ें बनाने की कोशिश करता है कि आपने उसको प्रैक्टिकल करने के लिए दिया, वो यहाँ पे प्रैक्टिकल करके कुछ नया चीज़ बनाने की कोशिश करता है। ठीक है, प्रैक्टिकल विकल्प जब वो पहले से थियोरटिकल चीज़ें उसके पास ना हो। ये नहीं कि हमने कहा कि लाल जैसे होता है ना प्रैक्टिकल की, मिट्टी में पानी में दूध डालो तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, पूरा सफेद हो जाएगा। वो पहले वो चीज़ें पहले से ही क्या है, प्रूफ है। वो पहले चीज़ें क्या है, थियोरटिकली वो चीज़ें प्रूफ है कि अगर आप दूध में पानी में दूध डालोगे तो जो पानी का कलर हो जाएगा वो सफ़ेद हो जाएगा। या पानी में कोई कलर मिलाओगे तो पानी का कलर उसी कलर के साथ हो जाएगा जो आप कलर आपने उससे मिलाया था। ये तो होगी नॉर्मल चीज़। तो ऐसी चीज़ों में बच्चा क्या ही एक्सप्लोर कर पाएगा। उसको कुछ ऐसी चीज़ें दो जिससे वो क्या करे, खुद से प्रैक्टिस कर सके, खुद से चीज़ों को क्या कर सके, एक्सप्लोर कर सके, कुछ चीज़ें कंस्ट्रक्ट कर सके। ठीक है, तो जितने वर्ड है, रोट लर्निंग हो गया, पैसिव लर्निंग हो गया, ड्रिल हो गया, ये सब नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, लेकिन अगर कंस्ट्रक्टिविज्म में रचनात्मक लिखा हुआ कहीं पे है ना, प्रैक्टिस लिखा हुआ है, एक्टिव लिखा हुआ है, तो पॉजिटिव वर्ड है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, टीचर क्या कर रहा है, पहले बच्चों को एक्सप्लोर करा रहे चीज़ों को, रियल लाइफ एक्टिविटीज से उनको क्या करा है, रियल लाइफ एक्टिविटीज करा रहे हैं। तो ये किस पे, ये दृष्टिकोण कौन सा है, ये दृष्टिकोण है बेटा एक्टिव एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग। एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्या होती है, इसमें अनुभव से सीखता बच्चा, यानी खुद से करके सीखता है बच्चे, लर्निंग बाय डूइंग, ये फोकस इस पे बेस है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 बताइए। A child from a resource-rich environment shows better vocabulary and communication skill. संसाधन समृद्ध वातावरण वाला बच्चा बेहतर शब्दावली और संचार कौशल दिखाता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए, अ चाइल्ड फ्रॉम रिसोर्स रिच एनवायरनमेंट, एक नहीं, एक ऐसा स्टूडेंट है, एक ऐसा चाइल्ड है जिसके पास क्या रिसोर्स अच्छे, रिच एनवायरनमेंट है उसमें, यानी एक ऐसा एनवायरनमेंट उसके पास है जहाँ उसके पास अच्छे अच्छे रिसोर्सेज हैं। तो वो क्या करता है, शोज बेटर वोकेबलरी एंड कम्युनिकेशन स्किल, तो उसकी जो वोकेबलरी है या कम्युनिकेशन स्किल है वो बेटर है। तो ये क्या रिफ्लेक्ट करता है, तो इसमें देखो आपका ऑप्शन नंबर डी देखिए, केवल बुद्धि महत्वपूर्ण है, इसमें बुद्धि की कहीं बात नहीं हो रही है। ठीक है, और नो रोल ऑफ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट की कोई भूमिका नहीं होती है, ये बात गलत है, एनवायरनमेंट की भूमिका होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, रोल ऑफ हेरिडिटी ओनली, वंशानुक्रम की बात, देखो वंशानुक्रम इंपॉर्टेंट होता है जब वंशानुक्रम वातावरण के साथ मिलता है ना, यानी जब हेरिडिटी
और एनवायरनमेंट का क्या होता है, कोरिलेशन होता है, यानी जब वो दोनों क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से, है ना। ये हमने कल ही बताया था, अगर कोई अनिल अंबानी के घर में पैदा हुआ है, ठीक है, और तो पैदा तो अनिल अनिल अंबानी के घर में हुआ है ना, उसके जो जीन्स है वो स्पेस पे होंगे, लेकिन अगर तुम बचपन से गरीब घर में पालेंगे तो उसकी जो मेंटेलिटी होगी ना, वो पूरी जिस घर में पला है ना, उसकी उसी के हिसाब से मेंटेलिटी होगी, क्योंकि उसका अगल बगल का एनवायरमेंट वैसे ही होगा, भले वो चाणक्य का बेटा हो या किसी का भी बेटा हो, ठीक है। तो वंशानुक्रम पर डिपेंड होता है, लेकिन साथ में वातावरण की भी भूमिका होती है। तो जब वंशानुक्रम और वातावरण एक दूसरे का इंटरेक्ट करते हैं, तभी बच्चा अच्छे से सीख पाता है। यहाँ पर नहीं लिखा था केवल, यानी रोल ऑफ हेरेडिटी ओनली, तो ओनली वर्ड गलत है, ऑप्शन ए भी गलत है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज रोल ऑफ एनवायरमेंट इन डेवलपमेंट, विकास में वातावरण की भूमिका होती है। और ऑप्शन सी में क्या कहा था, क्योंकि वातावरण की भूमिका नहीं होती है। तो ऑप्शन ए, सी और डी गलत है, ऑप्शन बी करेक्ट है, क्योंकि विकास में वातावरण की भूमिका होती है। आपके अगल बगल का जैसा वातावरण होगा, आपकी जो अपब्रिंगिंग होगी, आपका जो, आप किसी भी चीज़ को उस हिसाब से सॉल्व करने के लिए इजिली किसी भी चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक। आपको जितने भी एमसीक्यू हम करा रहे हैं, उसमें आप क्या करना है, आपको सबसे पहले सोच डेवलप करनी है कि आपको क्वेश्चन का एलिमिनेट कैसे करना है, क्योंकि बेसिक तो क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बहुत जब आ जाते हैं, बच्चों ने हो गया करते हैं, जल्दबाजी में गलत कर देता है, क्योंकि तो ऑप्शन पता ही नहीं होता कि करना क्या है ना। ये तो चलो इजी क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 19, लेकिन जैसे क्वेश्चन नंबर है ये हो गया क्वेश्चन आपका कौन सा ये 17 वाला क्वेश्चन था, जनरल टू स्पेसिफिक वाला, इसमें बहुत से बच्चे गलत कर देते, करना क्या पता नहीं चलता कि विशिष्ट क्या होता है, सामान्य क्या होता है, ठीक है। तो अभी शुरुआत में आप क्या, अभी तो हम शुरुआत में हम खाली इतना फोकस कर रहे हैं कि आपकी एक सोच डेवलप हो जाए साइकोलॉजी को लेके, और आगे टॉपिक जो हम कवर करेंगे उसको लेके, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइए। 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन हमने कर लिए, 10 क्वेश्चन बचे में अभी। टीचर ऑब्जर्व दैट एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, देखो कल भी हमने पढ़ा था एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या होती है, ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं अमूर्त, अमूर्त, ठीक है। बहुत से हिंदी मीडियम के अच्छे होते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं हिंदी में, देखो इसमें और ए लिखा हुआ ना है, तो ए से जो भी वर्ड आता है उसमें और जरूर आता है, तो ए फॉर अ, ए फॉर अमूर्त, ए फॉर अमूर्त, ठीक है। जैसे ए फॉर एप्पल होता है ना, जैसे मेरा नाम अर्जुन है, तो मेरा नाम ए से शुरू हो रहा है, तो मैं हिंदी में कैसे लिखूंगा, और से लिखूंगा ना, तो ए ओ, ए ओ, तो वैसे ही क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट अमूर्त, एब्स्ट्रैक्ट अमूर्त, ठीक है। तो ये हमने कल ही पढ़ा था, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या होती है, अमूर्त थिंकिंग क्या होती है, जिसमें हम चीज़ों को खाली थियोरेटिकली एक रूल के बेस पे समझा देते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है, टीचर ऑब्जर्व दैट एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप ओनली आफ्टर अ सर्टेन स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये बात सही है कि जब जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है, वो एक ओनली आफ्टर सर्टेन एज ऑफ कॉग्निटिव ग्रोथ, जब एक सर्टेन स्टेज ऑफ कॉग्निटिव ग्रोथ होती है ना, उसके बाद ही ये चीज़ें क्या होती है, डेवलप हो पाती हैं। आप एक 15 साल के बच्चे से कोई क्वेश्चन पूछोगे, तो जैसे कि कोई पत्थर ऊपर फेंका हमने, वो नीचे आ गया, तो शायद इसका जवाब दे देगी कि सर ग्रेविटी के कारण होता है, क्योंकि 15 साल का स्टूडेंट कौन सी क्लास में होगा, 15 साल का जो बच्चा होगा नॉर्मली कौन सी क्लास में रहता है, आप ये भी बता दीजिए, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आता है एनईपी में, है ना। देखो 5 साल का जो बच्चा होगा, सॉरी 5 साल का, 10 साल का जो बच्चा होगा 5वीं क्लास में होगा नॉर्मली, है ना, आधी एज हम मान के चलते हैं, तो 15 पे क्या होगा, 15 का आधा कि 9 14 मान लो, 7वीं या 8वीं क्लास में होगा। तो 7वीं और 8वीं क्लास का बच्चा ही बता सकता है आपको कि जब कोई पत्थर हम ऊपर फेंकते हैं तो नीचे क्यों आता है, तो गुरुत्वाकर्षण में ग्रेविटी के कारण आता है। लेकिन आप क्योंकि कॉग्निटिव डेवलपमेंट आपने छोटे के लिए कुछ पूछा ना, छोटे के लिए बता दिया, लेकिन आप 5 साल के बच्चे से 6 साल के बच्चे से क्वेश्चन पूछोगे तो वो नहीं बता पाएगा, क्यों, क्योंकि उसकी तो कॉग्निटिव ग्रोथ है वो अभी इतना हुआ नहीं, ठीक है। परसों से खांसी हो रही है, अभी तक ठीक नहीं हुई, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन वही पूछा कि शिक्षक देखता है कि अमूर्त सोच एक निश्चित संज्ञानात्मक अवस्था के बाद ही विकसित होती है। अमूर्त सोच जो होती है वो एक निश्चित संज्ञानात्मक अवस्था के बाद ही विकसित होती है। ये डायरेक्ट पॉइंट एक बार सीटर ने पूछा गया है, सेम पॉइंट ऐसे, अमूर्त सोच एक निश्चित संज्ञानात्मक अवस्था के बाद ही विकसित होती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ऑनली लिखा होता है, तो बहुत से बच्चों को गलत कर देते, ऑनली वर्ड नहीं हो सकता, ठीक है। तो निश्चित संज्ञानात्मक अवस्था के बाद ही क्या होती है, अमूर्त सोच विकसित होती है, ये बात बिल्कुल सही है, इसको गलत मत समझ लेना, ठीक है। तो ये दर्शाता है, क्या दर्शाते हैं, तो देखो इसका ऑप्शन नंबर डी, स्थिर बुद्धि इंटेलिजेंस की बात नहीं हो रही है, रैंडम लर्निंग की बात नहीं हो रही है, नो स्टेज इन डेवलपमेंट, डेवलपमेंट में कोई स्टेज नहीं होती, बिल्कुल बात गलत है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, कि जो चरण संज्ञानात्मक अवस्था विकास होता है वो उस पर बेस होता है, ठीक है। कि जो संज्ञानात्मक विकास होता है वो क्या होता है, संज्ञानात्मक जो विकास होता है वो क्या होता है, स्टेज वाइज होता है। और इसके बारे में बात किसने की थी, इसके बारे में बात की थी हमारे पियाजे भाई साहब ने, ठीक है। पियाजे ने इसके बारे में बात की थी कि जो उन्होंने 4 स्टेज दी थी अपनी, ठीक है। वो अभी हम आगे पढ़ेंगे, कहीं ना कहीं पियाजे क्वेश्चन होगा तो उसमें पढ़ लेंगे कि 4 स्टेज कौन कौन से थी। जैसे कोलबर की 3 स्टेज, 3 लेवल थे, और 3 लेवल के अंदर 6 स्टेज थी, ठीक है। तो वैसे पियाजे ने 4 लेवल बताए थे किसके, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के, ठीक है। तो उन्होंने ये बात बोल दी कि जो अमूर्त सोच होती है एक निश्चित संज्ञानात्मक अवस्था के बाद ही विकसित होती है, उससे पहले विकसित नहीं हो सकती, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21,
आप आंसर बताइए इसका। चलिए इसका आंसर बताइए। चिल्ड्रन इन्फ्लुएंसेस ईच अदर एटीट्यूड्स हैबिट्स एंड बिहेवियर्स इन क्लासरूम। कक्षा में बच्चे एक दूसरे के दृष्टिकोण, आदतों और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। कक्षा में बच्चे एक दूसरे के दृष्टिकोण, आदतों और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। यह किसका उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 21। 20 का आंसर क्या दिया था हमने? सही था 20। 21 का आंसर बताइए। आप लोगों ने इसका आंसर बता दिया होगा। तो 21 का आंसर ऑप्शन नंबर क्या है? बी, है ना। पीयर सोशलाइजेशन होता है, एक टीचर सोशलाइजेशन होता है जहाँ टीचर के द्वारा बच्चे का सोशलाइजेशन होता है, और एक होता है पीयर सोशलाइजेशन। पीयर मतलब सहपाठी, यानी जो आपके साथ में बैठ के पढ़ रहा है, यानी जो आपकी क्लास में जो स्टूडेंट है उनके बेस वगैरह आपका सोशलाइजेशन हो रहा है, उसे कहते हैं पीयर सोशलाइजेशन। ठीक है, तो कक्षा में बच्चे एक दूसरे के दृष्टिकोण से सीखते हैं, आदतों से सीखते हैं, व्यवहार से सीखते हैं, उसे कहते हैं पीयर सोशलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। शिक्षक विभिन्न क्षमताओं वाले छात्रों के लिए अलग अलग रणनीतियां बनाता है। ठीक है, तो इसका आंसर बताइए। क्यों बताता है वो, या क्या दर्शाता है कि क्यों बना रहा है वो अलग अलग, जो विभिन्न क्षमता वाले छात्र हैं उनके लिए अलग अलग रणनीतियां बना रहा है? क्यों? क्योंकि सब कोई पैडागोजी नहीं है उसके पास, स्थिर बुद्धि होती है, गलत बात। विकास में समानता होती है, गलत। विकास में देखो भिन्नता होती है। विकास में क्या होती है? विकास में क्या होती है? भिन्नता। विकास में आप ये बात याद रखना कि विकास में कभी भी समानता नहीं होती। विकास में क्या होती है? भिन्नता। ठीक है, सबका विकास अलग अलग तरीके से होता है। ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इंडिविजुअल डिफरेंसेस इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि क्लास में अलग अलग टाइप के स्टूडेंट्स है। व्यक्तिगत भिन्नताएं क्लास में बहुत ज्यादा होती है। जैसे देश में व्यक्तिगत भिन्नता होती है, वैसे देश छोड़ो आपके परिवार में व्यक्तिगत भिन्नता होती है। ठीक है, आपके जो दोस्त होते हैं उनमें व्यक्तिगत भिन्नता होती है। सब सारे दोस्त एक जैसे नहीं होते हैं। ठीक है, वैसे सारे लोग अलग अलग होते हैं, सारे स्टूडेंट अलग अलग होते हैं। तो व्यक्तिगत भिन्नता के कारण क्या होता है, जो टीचर होता है वो विभिन्न क्षमता वाले छात्रों के लिए क्या करता है, अलग अलग क्या करते हैं, अलग अलग स्ट्रेटेजी यूज करते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताइए। ये क्वेश्चन इजी है, इसलिए इनको हम फटाफट करते रहेंगे। ठीक है, इसमें हमको रुकने की जरूरत नहीं है। जैसे क्वेश्चन है, अ चाइल्ड लर्न्स इम्प्रूव एज हिज कॉग्निटिव डेवलपमेंट प्रोग्रेसेस। जैसे जैसे बच्चे का संज्ञानात्मक विकास बढ़ता है, उसका अधिगम भी बढ़ता रहता है। तो जैसे जैसे क्या होता है, स्टूडेंट का संज्ञानात्मक विकास बढ़ता है, उसका अधिगम भी क्या होता है, बढ़ता जाता है। क्यों? क्योंकि अधिगम स्वतंत्र है, गलत बात। ठीक, कोई विकास नहीं होता, स्थिर विकास नहीं होता है, विकास तो निरंतर होता है। डेवलपमेंट एंड लर्निंग आर इंटररिलेटेड, ये बिल्कुल बात सही है कि विकास और अधिगम क्या होता है, एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। विकास और अधिगम क्या होता है, एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। कैसे? मैंने कल बताया था कि जो डेवलपमेंट होता है वो नींव होती है, और लर्निंग उसी का होता है छत होती है। यानी डेवलपमेंट किसको आधार देती है? लर्निंग को। ठीक है, अगर किसका डेवलपमेंट हुआ, जैसे किसका मान लो शारीरिक विकास अच्छे से हुआ है, शारीरिक विकास यानी उसकी फिजिकल ग्रोथ अच्छे से हुई है। ठीक है,
तो उसका जो लर्निंग प्रोसेस होगी वो क्या होगी, अच्छी से होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24 फटाफट करते हैं क्वेश्चन को, क्योंकि अभी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, शिक्षक पहले कार्य का प्रदर्शन करता है, फिर छात्रों को करने के लिए श्रम देते हैं। तो ये हमने कल बताया था, जेडपीडी होता है, जोन ऑफ फ्लेक्सिबल डेवलपमेंट। ठीक है, और इसके अपॉर्डिंग इसमें आता है। ठीक है, सहारा देता है, यानी पहले शिक्षक क्या करता है, पहले किसी कार्य को खुद प्रदर्शित करता है और उसके बाद छात्रों को स्वयं करने के लिए देता है। तो ठीक है, इसे कहते हैं जेडपीडी। ठीक है, दंड नहीं होता, दंड की बात है, अब देखो ड्रिल वर्क देखकर गलत है। अनुबंधन अच्छा वर्ड है, लेकिन इसका ऑप्शन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, 25, बच्चा नियमों का पालन इसलिए करता ताकि सामाजिक व्यवस्था बनी रहे। क्यों? देखो अभी भी हमने क्या बताया था कि बच्चे जो नियमों का पालन कर इसलिए करते ताकि सामाजिक व्यवस्था बनी रहे और उसे स्वीकृति मिले। अ चाइल्ड फॉलोज रूल बिकॉज ही वांट टू मेंटेन सोशल ऑर्डर एंड गेन अप्रूवल। तो इसका ऑप्शन नंबर 25 का क्वेश्चन 25 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बताइए। बताइए 25 से क्या होगा, ये तो आपको बताना पड़ेगा। बताइए। तो बच्चे नियमों का पालन इसलिए करता था कि सामाजिक व्यवस्था बनी रहे। लॉ एंड ऑर्डर की बात होती तो ये किसमें होता है? ये होता है आपका परंपरागत स्तर में। ठीक, तो ये होता है आपका परंपरागत स्तर में। देखिए अभी हमने बताया गया था कि परंपरागत स्तर के अंदर जो स्टेट थे लॉ एंड ऑर्डर की, अच्छा लड़का अच्छी लड़की की, तो इसके अंदर जो गुड बॉय एंड गुड गर्ल की जो स्टेट होती है, एक स्टेट ये होती है और दूसरी स्टेट कौन कौन सी होती है? लॉ एंड ऑर्डर की। तो उसी के अंदर का ये क्वेश्चन है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, आंसर बताइए इसका। अब अगली वीडियो हम तभी बनाएंगे तो हमारी खांसी वगैरह सही हो जाएगी, वरना क्या बीच बीच में डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो अब 15 क्वेश्चन कल किए थे, 15 क्वेश्चन आज कर लिए हमने CDP के। नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसके तभी करेंगे तो थोड़ा वॉइस क्लियर हो जाएगी, थोड़ा सही हो जाएगी तबीयत। ठीक है, तब तक हम जो उसकी जो एक्स्ट्रा वीडियोस हैं वही आपको अपलोड करके दे देंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बताइए। अ टीचर ऑब्जर्व्स ग्रेजुअल एंड कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट इन स्टूडेंट्स ओवर टाइम। शिक्षक समय के साथ छात्रों में धीरे धीरे और निरंतर सुधार देखता है। धीरे धीरे और निरंतर सुधार देख रहा है, इसका मतलब क्या कि जो विकास है कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट है। ठीक है, कोई विकास नहीं हो रहा है, गलत बात है, क्योंकि विकास तो हो रहा है, सुधार हो रहा है। अचानक से विकास नहीं हो रहा है, क्योंकि धीरे धीरे लिखा हुआ उसमें कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट, धीरे धीरे विकास हो रहा है, सही बात है। और स्टैटिक स्थिर विकास नहीं होता है, विकास क्या होता है? कॉन्टिन्यूस होता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट या डेवलपमेंट एंड लर्निंग के जितने भी पॉइंट हम धीरे धीरे उसको कवर कर रहे हैं। ठीक है, कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट हो गया जैसे, है ना। ऊपर अभी हमने क्या देखा कि स्टेज होती हैं कोलबर्ग की थ्योरी के, जेडपीडी नामक कुछ चीज होती है, विकास और अधिगम परस्पर संबंधित होते हैं। ठीक है, तो ऐसे छोटे छोटे पॉइंट आपको एग्जाम में क्या करते हैं, नंबर दिलाते हैं। हर एक क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ सीखना है, मेन फोकस आप इसी पर रखें। 3 क्वेश्चन बचे हैं, फटाफट करते हैं इनको क्योंकि क्वेश्चन ईजी है। बच्चा दूसरों को देखकर उनकी नकल करके व्यवहार सीखता है, इसका मतलब क्या है कि वो सोशल लर्निंग सीख रहा है। आनुवंशिक लर्निंग नहीं होती है, बायोलॉजिकल वृद्धि नहीं होती, गलत वर्ड है। ठीक है, इसमें क्या होगा? सोशल लर्निंग इज द करेक्ट आंसर। आप क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए, अगर देखा नहीं आपने। इसमें साफ साफ कह रहा है कि चाइल्ड लर्न्स न्यू बिहेवियर बाय ऑब्जर्विंग अदर एंड इमिटेटिंग देम। नकल करके, अनुकरण करके सीख रहा है। अनुकरण, अनुकरण मतलब होता है नकल करना। ठीक है, इमिटेट मतलब नकल करना, अनुकरण करना। ठीक है, इसका मतलब कि वो सोशल लर्निंग हो रही है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ चाइल्ड फिजिकल ग्रोथ हेल्प्स हिम परफॉर्म बेटर इन स्पोर्ट्स एंड एक्टिविटी। सही बात है, जो उसकी फिजिकल ग्रोथ होती है वो उसको हेल्प करती है किसमें? स्पोर्ट्स एंड एक्टिविटी में। देखो ये तो डेवलपमेंट हो गया और ये लर्निंग होगी। डेवलपमेंट क्या? फिजिकल ग्रोथ होगी उसकी, और लर्निंग क्या होगी कि उसने स्पोर्ट्स में अच्छा परफॉर्मेंस देना शुरू कर दिया। इसका मतलब कि जो डेवलपमेंट होता है वो लर्निंग को क्या करता है? अफेक्ट करता है। अगर डेवलपमेंट ही नहीं हुआ रहेगा, अगर घर की नींव भी गलत डाली रहेगी, तो बेटा जो उसकी छत होगी ना लर्निंग, जो उसकी छत होगी लर्निंग, वो भी गलत पड़ेगी। और डेवलपमेंट एक क्या होती है? नींव होती है। डेवलपमेंट नींव होती है और लर्निंग क्या है? उसकी छत है। ठीक है, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि इन पॉइंट को अच्छे से पढ़िए, ताकि ऐसे पॉइंट घुमा फिरा के पूछेगा सीटी इसमें कितने सीटेट में, या जो एग्जाम आई आपके, आप भी टीचिंग एग्जाम देने वाले हो। खास करता हूँ जब केस स्टडी के क्वेश्चन आएंगे उसमें। ठीक है, तो जो विकास होता है वो किसको प्रभावित करता है? अधिगम को प्रभावित करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29।
अ टीचर मॉडिफाइज टीचिंग मेथड आफ्टर अंडरस्टैंडिंग लर्नर्स नीड। शिक्षक शिक्षार्थियों की जरूरत समझकर शिक्षण विधि बदलते हैं, है ना, क्योंकि डिफरेंट टाइप के स्टूडेंट हैं, है ना, एक क्लास में डिफरेंट टाइप के स्टूडेंट है, तो हर एक स्टूडेंट के हिसाब से क्या करता है टीचर अपनी कल हमने पूछा था आपके मेथड, स्ट्रेटजी और टेक्निक में अंतर बताना, ठीक है। तो आप कमेंट करके दोबारा बताना कि इसमें अंतर क्या है। अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी तो इसी वीडियो के नीचे आप इन तीनों में अंतर बता देना, किसमें मेथड, स्ट्रेटजी और टेक्निक में अंतर है, ठीक है। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। क्या विकास अधिगम में क्या होता है, रिलेशनशिप होता है, इसलिए क्या होता है कि जो टीचर होता है वो शिक्षार्थियों यानी स्टूडेंट की जरूरत के हिसाब से अपनी शिक्षण विधि बदलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 लास्ट क्वेश्चन है। बच्चा वातावरण अनुभव के माध्यम से सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करता है। देखो सक्रिय रूप से खुद ही ज्ञान का निर्माण कर रहा है, मतलब क्या बात होगी, ये रचनावाद की बात है। व्यवहारवाद में तो क्या होता है, देख के सीखता है, अलग अलग तरीके से सीखता है ना, व्यवहार में परिवर्तन होता है तब जाके सीखते हैं। और कंस्ट्रक्टिविज्म में क्या होता है, इसमें वो ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। जन्मजात सिद्धांत नहीं है, ये निष्क्रिय तो होते नहीं, एक्टिव होता है, पैसिव नहीं होता, एक्टिव होता है। जन्मजात सिद्धांत देखो, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक बहुत सारे हैं और रचनावादी मनोवैज्ञानिक बहुत सारे हैं। तो आप में से अगर किसी को पता है तो बताइए कौन कौन से वो हैं व्यवहारवादी, कौन कौन है इसमें, जितने भी आपने मनोवैज्ञानिक पढ़े हैं अभी तक, ठीक है। तो इसमें बताइए कौन कौन से व्यवहारवादी कौन कौन से हैं और वो कौन कौन से हैं, ठीक है। जैसे देखो व्यवहारवादी में क्या होता है, व्यवहार जैसे जॉन बी वॉटसन है, तो व्यवहारवाद के जनक, व्यवहारवाद के जनक यानी बिहेवियरलिज्म के जो जनक हैं वो हैं आपके जॉन बी वॉटसन। कौन है, जॉन बी वॉटसन। इसको भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछते हैं, जॉन बी वॉटसन, ठीक है। तो व्यवहारवाद के अंदर आपका पावलोव आता है, ठीक है, आपका स्किनर आता है और थॉर्नडाइक आता है। पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक, ठीक है। पावलोव की कौन सी थी, क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी थी, स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी थी, और थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर की थ्योरी थी, ठीक है। ये तो हो गया आपके बिहेवियरलिज्म यानी व्यवहारवाद के, ठीक है। इसके साथ ही आपके कंस्ट्रक्टिविज्म यानी रचनावाद के अंदर कौन कौन से आते हैं। रचनावाद में क्या बहुत बात करते हैं, करके सीखो, है ना, प्रीवियस नॉलेज के बेस पे नई नई नॉलेज को बनाओ, कुछ नया बनाओ, कुछ नया डेवलप करो, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टिविज्म आपके आते हैं पियाजे, पी फॉर पियाजे, ठीक है, वाइगोस्की और आपके ब्रूनर, पीवीबी। और ये जो आपके पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक है, ये किस में आते हैं, बिहेवियरलिज्म, ठीक है। तो ये था आपके क्वेश्चन 30, यानी टोटल आपके 30 क्वेश्चन हो गए जो हमने कल आज किए थे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है। ऐसी ही हुई और हम नई वीडियो को लेकर आपके साथ आगे बने रहेंगे, सीटेट को लेकर और यूजीसी नेट को लेकर, सीटेट और यूजीसी नेट को लेकर, ठीक है। बाकी जो हमारी वीडियो आपके अपलोड होते रहते हैं उनमें उनको भी आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, कमेंट कीजिए उसमें, ठीक है, कि आपको वीडियो कैसे लग रही है, पसंद आ रही है, कुछ कमियां लग रही है तो आपको आप बता सकते हैं बेशक, ठीक है, ताकि हम उसको इम्प्रूव कर सकें। अभी तो क्या है, शुरुआत है, तो हम धीरे धीरे करके देखेंगे आगे क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो लगे बने रहिए दोस्तों हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।